हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल विद्युत लोक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। आखिर ये करंट होता क्या है? करंट होता है बहाव, किसी भी चीज का बहना, जल की धारा का बहना, पानी का बहना। कोई भी चीज बह रही है तो वो है करंट। बहने वाली चीज तो है करंट, लेकिन करंट कौन बहा रहा है? जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहते हैं तो उसी प्रभाव को कहते हैं करंट, यानी कि उस बहने को, उस प्रभाव को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं करंट। अब आते हैं इसको, करंट को आगे ले कौन जा रहा है? इसको करंट को आगे ले जा रहा है एक प्रेशर, यानी कि वोल्टेज। वोल्टेज जो है करंट को हमेशा आगे की तरफ लेके जाती है। तो ये वोल्टेज क्या है? मान लीजिए आपकी कोई भी खेत में आप देखें कि कोई फसल उगी हुई है और हवा चल रही है। जिस तरफ को हवा चलती है, माने पूरब से पश्चिम की तरफ हवा चले तो फसल भी पूरब से पश्चिम की तरफ झुक जाती है। जो उसमें प्रेशर काम कर हवा, वो हवा वोल्टेज है उसके झुकाव के लिए, उसे आगे की तरफ झुकाने के लिए। तो आप ये समझ गए कि वोल्टेज क्या होती है। इलेक्ट्रॉन को जो पीछे से धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो पीछे से धक्का दे रहा है वो है वोल्टेज। कि मान लीजिए कि आपके पास एक पानी की टंकी जो बहुत ऊंचाई पे रखी हुई है, इतनी ऊंचाई पे रखी हुई है, माने 20वें माले पे रखी हुई है। तो आप नहीं पहले माले पे खड़े हैं तो आपके पास जो पानी का प्रेशर आएगा वो बहुत तेज होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे पूरी तेजी से खींच रहा है। तो वो जो फ्लो है, उसको फ्लो को जो खींच रहा है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण उसे खींच रहा है, वो वोल्टेज है। और जो वो पानी है वो करंट है। अब जैसे जैसे आप ऊंचाई कम करते जाएंगे तो पानी का प्रेशर भी वैसे वैसे कम होता जाएगा। लेकिन करंट और वोल्टेज के बीच में एक और फैक्टर काम करता है, वो होता है रेजिस्टेंस। जो भी मटेरियल आप यूज करते हैं, मान लीजिए सोना, चांदी, प्लास्टिक, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। करंट के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करने वाला रेजिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, ब्रेकर की तरह काम करता है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी आ रही है 100 की स्पीड से आ रही है, सामने का ब्रेकर कैसा है डिपेंड करता है कि गाड़ी स्पीड कितनी धीमी की जाए। अगर ऊंचा ब्रेकर है तो आप बिल्कुल स्लो करेंगे, और अगर छोटा सा ब्रेकर है तो आप आराम से हल्की स्लो करके निकल जाए। तो यही जो ब्रेकर है, यही जो अवरोध है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, मान लीजिए गाड़ी इलेक्ट्रॉन है और वो आ रही है बहुत तेजी से, तो इसी फ्लो को कम करता है रेजिस्टेंस। तो हर पदार्थ का अपना रेजिस्टेंस होता है। जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है वो बन जाते हैं अचालक। जिन पदार्थों का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है वो हो जाते हैं कंडक्टर। जैसे सोना, चांदी, इनको माना जाता है बहुत अच्छा कंडक्टर। जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट है, इनको माना जाता है थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस। और प्लास्टिक और लकड़ी देखने का रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इससे आर पार हो ही नहीं सकता, इसलिए ये बन जाते हैं इंसुलेटर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो, उसको रिटर्न का रास्ता, वापसी का रास्ता बहुत जरूरी है, जो कि मिलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन को रिटर्न का रास्ता नहीं मिल रहा, अगर वो रिटर्न नहीं हो रहे, ग्राउंड की तरफ नहीं रहते, यानी उन्हें कोई खींच नहीं रहा अपनी तरफ, उन्हें खींचे तभी वो आगे चले। जैसे आप ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ वो आकर्षित होते हैं, इसीलिए आपको करंट लग। और आप जमीन पे खड़े तो जैसे आप फेस को छूएंगे आपको झटका लगेगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए आपको वो तेज शॉक लग रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब दो चीज़ों के बीच में हम कोई लोड लगा देते हैं, उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। उपकरण का भी एक रेजिस्टेंस होता है। उपकरण जो आप अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी का इक्विपमेंट है, उसका अपना एक लोड होता है। उपकरण है ना, वो रेजिस्टेंस के कारण शॉर्ट नहीं करता, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा हो जाए एंड पे, उस पर झटका ना आए किसी तरीके का। मान लीजिए कि कोई ऐसा मटेरियल डाल दे जो कि दोनों की शॉर्टिंग में पिघल सकता है। जैसे आपके फ्यूज है, ये इसी बेस पे बनते हैं फ्यूज, कि कितना लोड पड़ेगा, लोड इससे ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, उसके हिसाब से फ्यूज बन जाते हैं। और ये अर्थिंग क्या होती है? चलिए, ये अर्थिंग का सिंबल आपने देखा होगा कि जो आपकी जो पिने हैं, जो 3 पिन टॉप आता है, कहीं पे आपने देखा होगा 2 पिन होता है, कहीं पे होता है 3 पिन होता है। जिसकी बॉडी जो होती है वो मेटल की नहीं होती, जिसमें आपको शॉक लगने का खतरा नहीं होता, वो ज़्यादातर 2 पिन की बनाई जाती है। जैसे आपकी, जैसे चार्जर हो गया, टीवी हो गया, इनकी बॉडी जो होती है प्लास्टिक की होती है, तो इस पर करंट लगने का खतरा इतना नहीं होता लीकेज का, तो इसको हमेशा 2 पिन सॉकेट ज़्यादातर इसमें दे देते हैं। लेकिन 3 पिन होता है, जैसे फ्रिज होगा आप उसमें देखेंगे उसमें 3 ही पिन होंगी, या कूलर हो गया उसमें भी 3 पिन होंगी, या आपके पास कोई इलेक्ट्रिक कैटल वगैरह होती है तो जिसमें आपको करंट लगने का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, वो 3 पिनों वाला होता है। अब ये 3 पिन टॉप किस हिसाब से बनता है? न्यूट्रल और फेज, नीचे की दो जो पिनें होती हैं वो छोटी होती है, लेकिन वहीं ऊपर की जो आप पिन देखते हैं वो मोटी होती है और बड़ी होती है। इसका कारण ये होता है, बड़ी पिन जो होती है सबसे पहले प्लग हो जाती है और उसके बाद 2 फेज और न्यूट्रल होती है, जिससे लीकेज और उपकरण को छूने वाले को करंट लगने से खतरा बच जाता है, क्योंकि वो पहले अर्थ हो गया है। और ठीक ये काम निकालते वक्त भी करता है। निकालते वक्त ये सबसे एंड में लिखती है, जिससे कि उपकरण और उपकरण के यूज करने वाले को ये सुरक्षा प्रदान करता है। ओम्स का नियम क्या कहता है? ओम्स का नियम आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। V इक्वल टू IR। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के मामले में ओम्स का नियम हमेशा याद करके रखें। इस फार्मूले को हमेशा रट कर रख लीजिए, जब भी आप कोई सर्किट वगैरह बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी। V इक्वल टू I इंटू R, इसको रट लीजिए आप। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ओम्स लॉ कहता है कि अगर आपको 2 चीज़ों का मान मालूम है, तीसरे की वैल्यू आप आराम से प्राप्त करते हैं। अगर 2 चीज़ों की वैल्यू आपको पता है, तीसरे की वैल्यू आप लगा सकते हैं अपने आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आपको वोल्टेज पता है तो करंट, अगर आपको वोल्टेज निकालनी तो आपको करंट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको करंट निकालना तो आपको वोल्टेज रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। और आपको रेजिस्टेंस निकालना तो आपको वोल्टेज और करंट पता होना चाहिए।
तो इस फार्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको हमेशा याद कर लीजिए। अच्छा, V इक्वल टू आई इंटू आर, इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जब 2 वोल्ट है हमारे पास और करंट का हमें मालूम नहीं है और रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम, तो 2 आपका इधर आ गया मैथ के फार्मूले से, 2/3, मतलब 2 को भाग करेंगे 3 से, इक्वल टू निकल आएगा आई बराबर 0.66। अच्छा, अब आपके पास ये 2 चीज़ें आ गई, तो आप इन्हीं 2 फैक्टरों से पावर भी निकाल सकते हैं। P इक्वल टू V इंटू आई, P है, अब पावर हमारे पास निकल गई है। पावर हमारे पास निकालने के लिए है 2 ओम। अब हमारे पास वोल्टेज पहले से थी, वोल्टेज हमारे पास है, करंट हमने निकाल लिया है, करंट हमारा निकल गया है, तो इस फार्मूले से हमारा निकल गया 1.32। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटर के हिसाब से ये थोड़ा कम आया, लेकिन जब ये पीछे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये 33 हो जाएगा।